हो गया बाबू। चलो तुम लोग भी आंसर बोला करो, ठीक है। इधर से एकदम आराम से जो भी क्वेश्चन रहे उसका आंसर का जवाब देना है। तो आज के क्लास में उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? संसाधन। क्या है बाबू? संसाधन तथा उसका विकास। संसाधन तथा उसका विकास चैप्टर क्या है? चैप्टर फर्स्ट, संसाधन तथा उसका विकास। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन तथा उसका विकास का हम लोग स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का, सबका लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्टिव करेंगे। तो तुम सभी को लाइन बाय लाइन समझना है और उसका जवाब भी देना है, ठीक है। तो आते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पर सब ध्यान देगा। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? तो नॉर्मली भी जस्ट बताए हैं कि संसाधन किसे कहते हैं बाबू। तो क्या केवल प्रकृति की वस्तुओं को ही नहीं ना, केवल मानव निर्मित वस्तु को, जो मानव की आवश्यकताओं को क्या करे? पूर्ति करे। यानी मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है कौन? प्राकृतिक संसाधन भी करता है, मानव निर्मित संसाधन भी करता है। यानी तुम्हारी जो भी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, यानी मानव की जो भी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले संसाधन को ही हम क्या कहते हैं? करने वाले वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और उसमें मैंने बताया था कि संसाधन के अपना अलग अलग क्या है? प्रकार भी हैं। तो अलग अलग प्रकार भी पूछता है, ठीक है, कि स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, अलग अलग उनके आधार पर कौन कौन से कितने टाइप के होते हैं। जिसे यहाँ भी संसाधन, अभी स्टार्टिंग से नॉर्मल था, पहले संसाधन क्या था, ठीक है। आगे नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन से, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? संसाधनों का वर्गीकरण तो तुम्हें पता होगा कि तुम लोग को देखा होगा कि स्वामित्व के आधार पर पढ़े थे, अभी उत्पत्ति के आधार पर भी पढ़े हैं, नवीकरणीयता के आधार पर पढ़े, यानी उपयुक्त सभी। यानी हम लोग स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन के प्रकार पढ़े, उपयोगिता के आधार यानी उत्पत्ति के आधार पर भी पढ़े और नवीकरणीयता के आधार पर भी पढ़े। यानी संसाधन के कितने? ये उपयुक्त सभी, यानी संसाधन के सभी प्रकार के रूप में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। और भी बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे टाइप है। 4 को हम लोग पढ़े थे, उपयुक्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और अलग ऐसे विकास के आधार पर पढ़े थे। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे संसाधनों को वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों को, अलग अलग जो भूगोलविद है उनके द्वारा संसाधन का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है अगला क्या है? तो लोगों ने पढ़ा अभी कि संसाधन के प्रकार था, जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पढ़ा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़ा होगा, पढ़ा था। तो क्या है नवीकरणीय संसाधन? कौन सा है? तो तुम्हें पता नवीकरणीय संसाधन में मैंने क्या बताया था कि वैसा संसाधन जिसे पुनः उगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुनः। क्या कोयले को पुनः उगा सकते हैं? नहीं होगा। क्या पेट्रोल को पुनः? नहीं। जल, तेल, खनिज? नहीं। यानी कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जल जो संसाधन है बाबू, इसे पुनः उगाया जा सकता है। यानी क्या है ये? कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। जल संसाधन कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, जिसमें आप टरबाइन लगा करके बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके मदद से बहुत सारी चीजें उगाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कौन सा संसाधन कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में क्या पढ़े थे? जिन्हें पुनः उगाया नहीं जा सकता है। बता दो कौन सा? बताओ। जल के द्वारा कभी पढ़े थे, मृदा के साथ भी पढ़े थे, यानी वन भी क्या, लेकिन खनिज तेल, क्या कोयला पेट्रोलियम पुनः उगाया जा सकता है? यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा हो सकता है? खनिज तेल। खनिज तेल जैसे कोयला पेट्रोलियम इत्यादि, ये सभी कौन से संसाधन में आते हैं? खनिज तेल संसाधन में। पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है? खनिज तेल संसाधन है, जो कि बहुत सारे जीव जंतुओं के लाखों करोड़ों वर्षों सड़ने गलने के फल स्वरूप ये चीजें तैयार होता है। तो इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, मिलियनों वर्षों लगता है। तो ऐसे संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला ध्यान देगा, आशा से सब सवाल को पढ़ लिया करो, ठीक है, टाइम मिल ही रहा है, आशा से पढ़ लिया करो। हम लोग पढ़े थे
मानव संसाधन का प्रमुख आधार क्या है? मानव संसाधन, जो मानव संसाधन है बाबू, उनको उपयोग में आने वाले ऐसे कौन सा साधन उनके लिए सबसे प्रमुख आधार है? तो क्या प्राकृतिक संसाधन हो सकता है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य, जलवायु हो सकता है? नहीं ना। क्या भूमि हो सकता है? नहीं। तो मानव संसाधन के रूप में कौन आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि मानव का एक बड़ा सा संसाधन है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हमारे लिए एजुकेशन एक संसाधन के रूप में है और हमारे लिए स्वास्थ्य एक संसाधन के रूप में है। तो हमारे लिए मानव संसाधन कौन होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्या है बाबू? देखिए ये ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट का नहीं है। 2001 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, आपकी किताब जो है ओल्ड बुक है, ठीक है, 2009 का ही पब्लिश हुआ है। तो ओल्ड बुक के अनुसार 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यानी उस समय के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? 3.28 चलो मैं तो ठीक है 3.28 यानी कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 3.2 यानी 32 लाख था ना, हम लोग पढ़े थे ऐसे, 32,84,276 या 67 ऐसी लगभग आसपास आता है। तो वही बोल सकते हैं कितना? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,86,000 ऐसे करके आता है, ठीक है। तो यानी बोल सकते हैं उसको 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है? संसाधन संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधन का रखरखाव संरक्षण करना जरूरी है, संसाधन का रखरखाव करना जरूरी है, इसको बचाना जरूरी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो संसाधनों का अतिक दोहन करना नहीं हो सकता है। भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना, केवल वर्तमान में उपयोग करना नहीं हो सकता है। निर्यात बढ़ाना ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना संसाधन नियोजन का एक क्या है? संरक्षण का एक प्रमुख उदाहरण हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्या है? भारत में सर्वाधिक भूमि उपयोग किस कार्य के लिए होता है? भारत में बाबू सर्वाधिक भूमि किस कार्य के लिए किया जाता है? किस कार्य के लिए करते हैं हम लोग? क्या वनों के लिए? सब जगह वने हैं का? नहीं। क्या खाली खेती किया जाता है? तो ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ क्या किया जाता है? खेती यानी कृषि किया जाता है। तो संसाधनों का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किसके लिए किया जाता है? भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम लोग ज्यादा मात्रा में खेती के लिए करते हैं। चारागाह के लिए तो लोग नहीं करते, उतना होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना खेती के लिए। बंजर भूमि है, ज्यादा नहीं है। हम लोग ज्यादा मात्रा में किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो खेती के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है बाबू? अगला सब ध्यान देगा, बढ़िया से पढ़ लो। मिट्टी संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है बाबू। देखो मिट्टी कटाव हो रहा है वर्षा होने के चलते या नदियों का विराल रूप लेने के वजह से, मिट्टी के कटाव हो जाने के चलते हमारी जो उपयोगी भूमि है वो क्या हो रही है? उसका दोहन हो रहा है, धीरे नष्ट हो रही है। तो उन सभी को मिट्टी संरक्षण को, मिट्टी यानी कटने से रोकने के लिए उसका सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? वनों की कटाई करोगे तो रुकेगा? गलत। सीढ़ीदार खेती करेंगे। जैसे आप देखे होंगे पहाड़ी इलाकों में कैसा खेती किया जाता है? सीढ़ीदार खेती किया जाता है। बंजर भूमि का विस्तार होगा? गलती। जल का दोहन और मिट्टी का कटाव होगा। यानी क्या हो सकता है? सीढ़ीदार खेती करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, मिट्टी के कटाव से बचा जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि सीढ़ीदार खेती बहुत सारे कम करके उसमें क्या करते हैं कि खेतों को एकदम बराबर कर देंगे। अब खेतों को जब बराबर करेंगे बाबू तो मिट्टी कटेगा। अब मिट्टी कटने की वजह से मृदा का दोहन होगा कि नहीं होगा? मिट्टी का दोहन होगा। तो हम सीढ़ीदार अगर खेती करते हैं तो मिट्टी को कटाव को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो मिट्टी संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? सीढ़ीदार खेती करके। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है अगला, मृदा अपर्दन। बाबू आप लोग जान रहे हो मृदा अपर्दन वही होता है। मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी का कटाव। यानी मृदा अपर्दन का कारण क्या हो सकता है? तो बाबू वृक्षारोपण तो हो ही नहीं सकता है, गलत है। वनों की कटाई हो सकता है ना? वनों की कटाई करोगे तो क्या होगा? वहां के पेड़ रुख घास जो भी सब हट जाएगा। और जब ये सभी हट जाएंगे तो क्या होगा? वहां का मिट्टी बंजर हो जाएगा। और जब मिट्टी बंजर होगा तो वर्षा होगा या नदियों के पानी की वजह से क्या हो जाएगा? वहां का मिट्टी
धीरे धीरे कट जाएगा, हट जाएगा, और वही मृदा का क्या कहलाएगा? अपरदन कहलाएगा। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? वनों की कटाई का बाद नियंत्रित करेगा जी, मृदा का कटाव से बाद नियंत्रित करेगा, बाद तो और मिट्टी को बहा सकता है, बांध का निर्माण, मिट्टी से बांध निर्माण होगा, और दिक्कत हो सकता है। तो क्या हो सकता है उसका आधा अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? वनों की कटाई, यानी वनों की कटाई के कारण ही मृदा का ज्यादा अपरदन होने का कारण बन रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संसाधन विकास का अर्थ है। संसाधन का विकास अभी पढ़े थे हम लोग। संसाधन का विकास का मुख्य अर्थ होता है, तो संसाधनों का दोहन होता है, संसाधनों का उपयोगिता की बढ़ाना, संसाधनों का नाश और केवल संग्रह करना। तो क्या होगा? संसाधनों का उपयोगिता का बढ़ाना। अगर संसाधनों का ज्यादा उपयोग करोगे तो उसका क्या होगा? ज्यादा विकास होगा। तो विकास मतलब डेवलपमेंट, यानी संसाधन जो रिसोर्सेस है बाबू, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो हम संसाधनों को क्या करेंगे? उपयोग को बढ़ाएंगे, और जैसे उपयोग को बढ़ाएंगे तो संसाधन हमारा क्या हो जाएगा? डेवलप करेगा, उसका विकास करेगा। तो हम सभी को पता होगा कि दिन प्रतिदिन बाबू हम अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन आप देखे होंगे कि एक छोटे समय में जब हमारा और भी हम लोग और कम उम्र के थे तो देखे थे हमारे यहाँ बहुत सारे कम संसाधन थे। क्या गाड़ियां तरह तरह की थी इतना? क्या बस गाड़ी इतना तरह तरह के थे? क्या हमारे यहाँ खेती करने के लिए इतना अलग अलग प्रकार के कोई मशीन वगैरह आया था? नहीं आया था। आज हमारे यहाँ धान को काटने के लिए, गेहूं को काटने के लिए, या खरपतवार या सब चीजों को अलग करने के लिए, कृषि खेती बाड़ी करने के लिए तरह तरह का मशीन आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? तो ये क्या है? हमारे लिए संसाधन है, और संसाधनों का विकास करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो संसाधनों का विकास का मुख्य अर्थ क्या है? संसाधनों का हम जितनी मात्रा में उपयोग करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, वो हमारे लिए क्या होगा? धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा, उसका क्या होगा? विकास होगा। तो संसाधनों का अर्थ क्या होगा? संसाधनों का उपयोगिता को बढ़ाना। क्लियर है? नेक्स्ट, पीछे बार बार बाबू बात मत करो, ठीक है? टॉपिक को समझने का प्रयास करो जितना हो सके, ये सब याद करोगे तो अच्छा रहेगा। संसाधन का अधिकतम उपयोग कब संभव है? यानी बाबू जो संसाधन है हमारा, संसाधनों का उपयोग कब संभव हो पाएगा? ज्यादा मात्रा में उपयोग कब कर पाते हैं? तो उनका अनुदान दोहन हो, मतलब काफी वैसे बिना मतलब का इस्तेमाल करें, बिना अनावश्यक, जरूरी ना हो तब हम उसका इस्तेमाल करें। ये इसमें हो सकता है जब उनका विवेकपूर्ण उपयोग हो। संसाधनों का अधिकतम उपयोग कब संभव है? तो विवेकपूर्ण यानी इनमें समझदारी से, तो समझदारी से करोगे तो कम होगा। ये तो हो नहीं सकता है। जब विवेक समाप्त हो जाए, बात समझ लो, जब वो समाप्त हो जाए, तो जब समाप्त हो जाएगा, तो जब कोई चीज समाप्त हो जाएगा तो क्या हम उसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब उनका क्या हो? निर्यात हो, हम दूसरे को बेच देंगे, तो थोड़ा उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग कब संभव है? यानी जब उसका उपयोग हम कर पाएंगे अच्छे तरीके से, सही तरीके से, समझदारी के साथ। तो समझदारी के साथ मतलब विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? जब उनका विवेकपूर्ण का हो उपयोग हो, अच्छे तरीके से उपयोग हो, देख रेख कर समझदारी के साथ। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्या है? घबराया मत करो, ठीक है? सब हम समझ रहे हैं। टिकाऊ विकास का आशय है, टिकाऊ समझ रहे हो ना? जो ज्यादा लंबा दिन तक चले, ज्यादा ड्यूरेबल हो। तो क्या है? केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए संसाधन, क्या भविष्य के लिए संसाधन, वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना और संसाधनों का नाश करना। तो क्या होगा? जो वर्तमान और भविष्य दोनों को समझता हो, वर्तमान और भविष्य के दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, वो क्या है? वो टिकाऊ संसाधन विकास के आशय है। उसके लिए हम ज्यादा जरूरतमंद आवश्यकताओं के लिए हम उपयोगी हैं, ठीक है? तो वैसे संसाधन का ही उपयोग करेंगे जैसे टिकाऊ का लाएगा, जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए क्या हो? हमारे लिए उपयोगी हो, न कि आज के लिए, हमेशा के लिए होना चाहिए, वर्तमान और भविष्य के लिए होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, खनिज तेल विकास। खनिज तेल किस श्रेणी का संसाधन है? जो खनिज तेल पढ़े हो ना, खनिज तेल, तुम्हें पता होगा कि खनिज तेल एक दिन खत्म हो जाएगा। ये क्या? फसल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन बहुत समय से बनता है, बहुत लंबे समय से बनता है, और जो जल्दी खत्म हो सकता है। तो जो जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसे पुनः नहीं उगाया जा सकता, वो क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखें, खनिज तेल किस श्रेणी का संसाधन आता है? अनवीकरणीय, जिसे पुनः उगाया नहीं जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो, क्लियर है सभी का? दिक्कत? भारत में भूमि उपयोग करना सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी भारत में भूमि का उपयोग सर्वाधिक किस लिए उपयोग करते हैं हम लोग?
तो खेती के लिए ज्यादा करते हैं, वन के लिए करते हैं नहीं, बंजर के है सड़क के लिए, यानी ज्यादा मात्रा में किसके लिए, खेती के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, फटाफट जवाब दिया करो, एकदम सब घबरा जा रहा है। कहो भारत में कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है, 21%। ये कब का है 21%? कब का है पता है? 2001 के जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ वन का कुल आबादी क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 21% है। ठीक है, 21% तो वन का क्षेत्रफल फैला हुआ, उसके जनगणना के अनुसार ही ये दिया गया किताब। ठीक है, तो ओल्ड बुक में इसी के अनुसार ही हम आपके सिलेबस में आएगा, नहीं कि न्यू बुक के अनुसार। ओल्ड बुक के अनुसार ही आपके मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब शायद आगे टाइम में अगर बुक चेंज हो जाता है तो उसका अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट में जो है वही पढ़ना है, उसी के अनुसार ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बंजर भूमि। बंजर भूमि सभी लोग को पता होगा, जहां खेती बाड़ी संभव नहीं होता है। तो बंजर भूमि का अर्थ है खेती योग्य भूमि, अरे वो तो हो ही जाएगा। अनुपयोगी भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, बंजर भूमि, जहां खेती बाड़ी नहीं किया जा सकता है। तो अनुपयोगी भूमि को क्या, वन क्षेत्र को, क्या संचित भूमि को, नहीं तो क्या होगा, अनुपयोगी, जहां पर खेती बाड़ी नहीं किया जा सकता है। तो बंजर भूमि कौन होता है, अनुपयोगी भूमि को ही क्या कहते हैं हम लोग, बंजर भूमि, जहां पर कोई कृषि कोई खेती बाड़ी नहीं किया जाता हो, वैसे भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, बंजर भूमि। क्लियर है। बंजर भूमि को क्या खेती करना संभव है, नहीं है। अगला, भू संसाधन का प्रमुख उदाहरण है। भू संसाधन समझ रहे हैं ना, भूमि संसाधन यानी भू संसाधन का प्रमुख उदाहरण है, कौन हो सकता है, मृदा, यानी जो मृदा है, मिट्टी है बाबू, भू संसाधन का एक है प्रमुख एग्जाम्पल, उदाहरण है। क्या वन भी उतना नहीं है, वन भू संसाधन ही है लेकिन उतना नहीं है जितना क्या है, मृदा उसका मिट्टी है। अब समझिए कैसे, अगर मृदा नहीं रहेगा तो क्या वन उगाया जा सकता है, बोलिए, क्या जल स्थिर रहेगा, क्या वहां पर खनिज होगा? तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट उसका भू संसाधन का प्रमुख उदाहरण क्या हो सकता है, मृदा हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, आगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 30 क्वेश्चन है, 18 हो गया। ठीक है, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए हमारे यहाँ बाबू जितने संसाधन उसका राष्ट्रीयकरण जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर बाबू किसी संसाधन को देखरेख नहीं किया जाएगा, अगर उसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, तो हमें पता होगा कि लोग संसाधन का अनाधून उपयोग करेंगे। अनाधून उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने एक अधिनियम लाया और उस अधिनियम के अनुसार इसको क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। तो संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1974, यानी जब लगभग इंदिरा गांधी और अन्य सभी लोगों का जब सरकार था बाबू, तो सरकार के द्वारा एक बजट लाया गया, एक नियम लाया, अधिनियम लाया गया, और उस अधिनियम के तहत क्या किया गया सरकार के द्वारा, इसमें 1974 में एक अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम के अकॉर्डिंग वनों को और अन्य सभी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उन सभी संसाधनों को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 1974। क्लियर। नेक्स्ट, सतत विकास क्या है बाबू, सतत विकास हेतु आवश्यक है। सतत विकास मतलब आप पढ़े थे संसाधनों के विकास में, सतत विकास, सतत विकास मतलब जिसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्या वनों की कटाई सतत विकास है? प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन उपयोग, हम प्राकृतिक संसाधनों का अगर सही तरीके से संतुलन बनाकर स्टेबल होकर के क्या करें, इस्तेमाल करें, तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो संसाधनों का सतत विकास यानी उसका संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन उपयोग करना ही क्या होता है, सतत विकास का आवश्यक एक शर्त होता है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, संसाधन योजना का प्रथम चरण क्या है? संसाधन जो योजना है बाबू, उसका प्रथम चरण यानी उसको फर्स्ट चरण में क्या बंद किया गया, क्या संसाधनों का खोज, संसाधनों का मानचित्रण, संसाधनों का विकास और संसाधनों का उपयोग। तो संसाधनों का क्या किया गया था, मानचित्रण किया गया था, जिसे पता किया जा सकता है कि कहां पर कौन सा संसाधन अवेलेबल है। अगर उसका मानचित्रण नहीं किया जाएगा तो भविष्य में बाबू हमको जब संसाधन उपयोग करना होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए संसाधनों का मानचित्रण करना क्या है, जरूरी है। तो संसाधनों का योजना का प्रथम चरण में क्या किया जाता है, उसका मानचित्रण यानी पता लगाया जाता है कि कौन सा संसाधन कहां पर
अवेलेबल है और उसका मानचित्रण करके और समय के साथ उसकी योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार उसको क्या किया जाता है, जैसे जरूरत होगा उसका उपयोग किया जाता है। तो संसाधनों का प्रथम चरण में क्या करते हैं हम लोग, उसका मानचित्रण करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सब साइलेंट रह रहा है जी पीछे, बोलो। भू संसाधन का ह्रास किससे होता है? भू संसाधन मतलब भूमि संसाधन का ह्रास कैसे होता है, मतलब वो कैसे खत्म हो जाता है? तो मृदा अपरदन, वनकरण, फसल चक्रण और मल्चिंग, तो किसके द्वारा खत्म होता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव से क्या होगा बाबू, भू संसाधन का क्या होगा, ह्रास होगा, यानी भूमि का कटाव हो सकता है, यानी मृदा का कटाव हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि हमारा जो फसल है वो अनुपयोगी, अच्छे नहीं उगेंगे। तो भू संसाधन यानी मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है, यानी ये भू संसाधन का ह्रास का मेन कारण क्या होता है, मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर ए, गुड। नेक्स्ट, इसी टाइप से जवाब दिया करो। तू लोग एकदम पूरा साइलेंट हो जा रहा है सब, ठीक है? अगला देखो बाबू, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भूमि सुधार की योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में भूमि सुधार, बाबू हमारे यहाँ भूमि सुधार योजना लाई गई थी, ठीक है? तुम लोगों ने सुना होगा पंचवर्षीय योजना का, तो पंचवर्षीय योजना लाया गया था। तो पंचवर्षीय योजना का चरण था प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। तो पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के किस चरण में, ये कौन से में प्रारंभ किया गया था? पहला में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थी में? तो किस चरण में किया गया था? प्रथम चरण में, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आया था बाबू, तो उस योजना में ये नियम बनाया गया था कि बाबू हमको सबसे पहले भारत की भूमि सुधार योजना लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था लाई गई थी? जमींदारी व्यवस्था। और जमींदारी व्यवस्था हो जाने के कारण बाबू जमीनों का मालिक एक ही होता था, जमींदार भूस्वामी एक ही होता था, जिसकी वजह से हमारे जो आम किसान मजदूर लोग थे उनको भूमि का नहीं मिल पाता था। एक ही लोगों के पास ज्यादा खेती हो जाने की वजह से सबको दिक्कत हो रही थी। इसलिए जब सरकार बनी तो हमारा भारत सरकार ने सबसे पहले एक बड़ा कदम उठाया, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भूस्वामी को सबको जमीन मिले, इसके लिए सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम लाया, जिस योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो पहला पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है? नेक्स्ट, समझे ना क्यों लाया गया था, क्या लाया गया था? तो मैंने बताया था, पहले भी आप लोगों को समझाए थे कि हमारे यहाँ जो भी जमींदार थे, ठाकुर थे, उन सभी लोगों के पास जमीन ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि वो जमींदारी व्यवस्था करते थे अंग्रेजों के समय। और जब हम देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद हम लोग को क्या किया गया था? वो जमींदारी व्यवस्था खत्म की गई। और जमींदारी व्यवस्था जब खत्म की गई तो सबको जमीन मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम लाया। क्लियर था? जिसको किस अधिनियम के योजना के अंतर्गत अलग किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? नेक्स्ट, मृदा संरक्षण हेतु क्या किया जाता है? मृदा के बचाव को क्या किया जा सकता है? तब बाबू वृक्षारोपण, वन रोपण, वृक्ष, सीढ़ीदार खेती और उपयुक्त सभी। तो आप सभी पढ़ लिए थे पहले कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए, यानी मृदा संरक्षण करने के लिए पेड़ का रोपाई कीजिए जितना ज्यादा हो सके। पवन रोधक वृक्ष, यानी हवा ज्यादा आएगा बाबू, हवा तेजी से आएगा तो धूल मिट्टी उड़ेंगे, हटेंगे, तो वो भी उसको रोक सकता है। कौन? जब वहां पेड़ पौधे लगा देंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा देंगे, घास लगा देंगे, सीढ़ीदार खेती करेंगे, और वहां इस प्रकार से उपयोग में कौन होगा? सभी। यानी मृदा रोपण के क्या है? इनमें से सभी उपयोग किए जा सकते हैं, ऐसे वृक्षारोपण के द्वारा या पवन रोधक वृक्ष के द्वारा या सीढ़ीदार खेती करके। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यस सर। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल संसाधन है, इसका सबसे बड़ा उपयोगता कौन होता है? कृषि। पता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन में सबसे बड़ा संसाधन के रूप में देखा जाए तो कौन है? कृषि। क्या सबसे ज्यादा उद्योग है? नहीं। क्या जो सबसे ज्यादा परिवहन है? क्या सबसे ज्यादा व्यापार है? नहीं। सबसे ज्यादा क्या है हमारे यहाँ? कृषि करने वाले, क्योंकि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है? कृषि कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? अगला आएगा आगे, संसाधनों का अनाधुन उपयोग का दुष्परिणाम है, यानी जब संसाधनों को बिना मतलब के एकदम फालतू का इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो सकता है? क्या परिणाम हो सकता है? तो पर्यावरण संतुलन इतना ही होगा, ऐसा ही पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा, यही सही होगा। तो पर्यावरण क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। पर्यावरण क्या हो जाएगा? असंतुलित होगा। तो
ऑप्शन नंबर बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। देखो इस टाइप से बोलना है, ये मतलब बनता है, ठीक है। तू लोग धीरे धीरे बोल रहा है सब। चलो नेक्स्ट आगे, संसाधनों के आधार पर भूमि का विभाजन नहीं है। संसाधनों के आधार पर भूमि का विभाजन नहीं है। किसके बेस पर? क्या खेती योग्य, बंजर, पर्वतीय? अब देखो संसाधनों के आधार पर भूमि का विभाजन नहीं है। अब पता होगा कि जो पर्वतीय इलाका है, क्या उसका विभाजन देखे हैं आप कहीं? उसका विभाजन नहीं होता है। पर्वतीय इलाकों का विभाजन नहीं हो सकता है। जहां खेती बाड़ी किया जा सकता है उसी का विभाजन होता है, ना कि पर्वतीय पठारी इलाके का कभी विभाजन नहीं होता है। तो कौन होगा? पर्वतीय। यानी पठार का कहीं देखें विभाजन नहीं। सासाराम में अब कैमूर के पहाड़ी जाए, अन्य जो भी पहाड़ियां हैं उन सभी पहाड़ियों का विभाजन होगा? कभी नहीं होने वाला है। तो किसी भी पहाड़ी इलाकों का या अन्य पर्वतीय इलाकों का विभाजन नहीं होता है। किसका विभाजन होता है? भूमि का विभाजन हो सकता है, पठारों का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में आते हैं। अगला, जीवाश्म ईंधन किस श्रेणी में आते हैं? जीवाश्म ईंधन किस श्रेणी में? तो बाबू जीवाश्म ईंधन समझिए पहले क्या होता है। जीवाश्म ईंधन जो आने वाले होते हैं अनवीकरणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनवीकरणीय। क्या उसे पुनः उगाया जा सकता है? पुनः नहीं उगाया जा सकता। किसमें होता है? अनवीकरणीय में। तो क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा? जीवाश्म किस प्रकार की श्रेणी में आता है? अनवीकरणीय संसाधन में। क्लियर है? नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक है। संसाधन संरक्षण का एक तरीका है, बताइए। संसाधन का एक क्या है? संरक्षण का एक तरीका है, बताइए। संसाधन को कैसे हम क्या कर सकते हैं? उसको देख रेख कर सकते हैं, अच्छा से किया जा सकता है, सुव्यवस्थित किया, अपव्यय करके, पुनः चक्रण करके, क्या प्रदूषण से, क्या दोहन करके, क्या करेंगे? पुनः चक्रण, उसको पुनः उगा करना, उसको अच्छे से देखरेख करेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे तो क्या होगा? हमारा संसाधन का संरक्षण होगा, उसका रख रखाव होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य है। भारत में बाबू भूमि सुधार किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादकता बढ़ाना, भूमि का समान वितरण, भूमि का निजीकरण और विदेशी निवेश। तो हमारे हम क्या बोले थे कि जमींदारी व्यवस्था आ जाने के चलते एक ही व्यक्ति के पास सभी भूमि चला गया था, लेकिन सबके पास छोटा छोटा भूमि हो, कुछ भूमि हो जिससे सभी लोग खेती बाड़ी कर सके। इसलिए क्या होगा? तो भूमि का हम क्या करेंगे? समान वितरण करेंगे। इसलिए हम अपने यहाँ क्या किए थे? भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य बनाए थे, यानी भूमि सुधार अधिनियम लाए थे। भूमि सुधार अधिनियम लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था बाबू? भूमि का समान वितरण। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। बढ़िया से सबको याद हो गया होगा, सब बढ़िया से प्रिपरेशन कर लिया करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल अपने टाइम से।